नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में खलबली मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसका उनको अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि वो तो मानकर चल रहे थे कि दिग्गज वकीलों के सहारे उनकी बैतरणी पार हो जाएगी। पर मामला तो उल्टा पड़ रहा है और यही वजह है कि सब सदमे में है, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। और इससे अलग कहानी इकोसिस्टम में शुमार तीस्ता सीतलवाड़ की नहीं है और ना ही प्रशांत भूषण की। और यह सब तब हो रहा है जब 2024 का चुनाव सामने खड़ा है और ऐसे समय में इकोसिस्टम और कांग्रेस की जिस तरह से पोल पट्टी खुल रही है उसने इनको परेशान कर रखा है, क्योंकि अब इनकी साख कटघरे में आकर खड़ी हो गई है और ये बात एकदम निकल कर सामने आ गई है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग अभियान चलाते रहे। तो क्या कुछ हुआ है कोर्ट कचहरी में, दरअसल उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं पवन खेड़ा से। चूंकि पवन खेड़ा तो अडानी वाला जब मामला आया, यानी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई, उस समय मुंबई में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। और टिप्पणी तो इस तरह से कि गौतम अडानी को इन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप है। अब इस तरह की ओछी टिप्पणी ने एक बड़े जो नरेंद्र मोदी का अपना समर्थक वर्ग है उसको आप एक तरह से कहें कि नाराज कर दिया। और इस तरह की जो हरकत है उस हरकत का फिर भुगतान करना ही था। इनका खिलाफ एफआईआर हो गया। अब जब ये एफआईआर हुआ तो मुझे लग रहा है संभवतः छत्तीसगढ़ जा रहे थे। पालम एयरपोर्ट पर इनको दबोच लिया गया। अब जब इनको दबोच लिया गया तो जो बड़े बड़े वकील हैं वो लोग कोर्ट कचहरी पहुंच गए, यानी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें तुरंत फुरत अंतरिम राहत मिल गई और इस अंतरिम राहत ने लोगों को चौंका दिया कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो रसूखदार हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। उनके लिए संविधान पीठ बैठी रहेगी और उस बीच में इंटरवेंशन होगा और उनको अंतरिम राहत मिल जाएगी। इस बात ने लोगों को झकझोरा था और लोग सोच में पड़ गए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि ये सब चीजें ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती हैं। तो अभी पवन खेड़ा फिर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और क्यों गए थे? चूंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और कहा साहब हमने माफी वगैरह तो मांग ली है, चूंकि इनके खिलाफ एक एफआईआर यूपी में भी दर्ज हुई थी उस मामले को लेकर। तो इन्होंने कहा कि साहब हमने तो माफी वगैरह मांग दी है, अब ये एफआईआर क्वैश करा दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये तो नहीं हो सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इनको तो लगा था कि अरे ऐसे कैसे, पिछली बार तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें अंतरिम राहत दे दी थी, इस बार भी हो जाएगा, एफआईआर क्वैश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार माफी मांग लेने से आप किसी चीज से बच नहीं सकते। नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं और कोर्ट ने ये जो चाह रहे थे वो किया ही नहीं। बड़ी मिन्नतें हुई कि साहब समय दे दीजिए। कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। अब आपने जो कहा है उसको भोगिए, यानी जो आपने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है और वो टिप्पणी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और अब देखिए कि ऐसा लगता है कि ये स्वभाव बन गया है कांग्रेस के नेताओं का, आम आदमी पार्टी के नेताओं का। आप देखिए ये सब लोग किस तरह की टिप्पणियां करते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी पर उल जलूल टिप्पणी करके वो बड़े हीरो बन जाएंगे, लेकिन अब ये हीरोइज्म जो है वो उनके लिए आफत का मामला बन गया है। और लोगों की नजर में यह बात निकलकर सामने आ गई है कि देखिए किस तरह से ये प्रधानमंत्री से जब लड़ नहीं पा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, तो उन पर जो है ये ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। और देखिए ये ओछी टिप्पणी भारी पड़ी। जहां इन्होंने सोचा था कि सहूलियत मिलेगी वहां सहूलियत मिली नहीं। अच्छा, इससे अलग कहानी जो है तीस्ता सीतलवाड़ की भी नहीं है। देखिए तीस्ता सीतलवाड़ भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। पवन खेड़ा तो बाकायदे प्रवक्ता ही है। तीस्ता सीतलवाड़ आप देखिए कि यूपीए के समय में इनको पदम मिलता है और ये अभियान चलाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तब
नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। किस तरह से ये आप देखिए कि सबूत जुटाने के लिए, या आप कहिए कि फर्जी सबूत जुटाने के लिए 28 कब्र खोद डाली जाती है और वहां से 100 निकाले जाते हैं। एफआईआर हो गया उस पर, पहुंच गए गुजरात हाईकोर्ट की हमको राहत मिल जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको राहत मिले। और आप देखिए कि वहां एक मामला, ये आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो जो मास केव डिगिंग वाला मसला है, यानी सामूहिक कब्रगाह केस, ये चल रहा है तिस्सा सीतलवाड़ पर। और ये इन्हीं के बारे में गुजरात की एसआईटी ने ये बताया कि दरअसल किस तरीके से इनको कांग्रेस से मदद मिल रही थी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए। 30 लाख रुपए के तो बात भी आई है, इस तरह के आरोप लगे हैं तिस्सा सीतलवाड़ पर। और इन्हीं के लिए आप देखिए कि उस समय जब छुट्टियां चल रही होती हैं तब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है। ये तमाम चीजें जो है ये जनता को झकझोर रही थी। और आप देखिए 2023 में ये 2 घटनाएं थी जिसने जनमानस को हिलाकर रख दिया था। एक, पवन खेड़ा को तुरंत फुरत जमानत मिल जाना, और उसी तरीके से तिस्सा सीतलवाड़ को तुरंत अंतिम राहत मिल जाना। और अभी ऐसी परिस्थिति में जब 2 जजों की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में और मामला टाई हो जाता है, तब आप देखिए 2 घंटे बाद 3 जजों की बेंच बैठा दी जाती है और वहां से इनको अंतरिम रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया रही, वो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जन भावना बड़ी चीज होती है। और इस बात को आप देखिए कि अपने कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कई फैसले जन भावना को देखते हुए होते हैं। तो अब जो काम पवन खेड़ा ने किया उसके बाद में जाहिर सी बात है कि जन भावना उद्वेलित थी। और तिस्सा सीतलवाड़ का तो क्या ही कहा जाए, इनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सीधे केस होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के उसी कहे के बाद केस होता है। और आप देखिए कि कितना करीने से प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने षड्यंत्र रचा। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और वो षड्यंत्र ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया रचा जाना। ये जो अडानी के खिलाफ मुहिम चली वो दरअसल उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और उसको आगे किसने बढ़ाया? कांग्रेस ने तो बढ़ाया ही। प्रशांत भूषण सरीखे भी उसमें लगे हुए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। क्या हश्र हुआ? पहले तो प्रशांत भूषण को फटकार लगाई, और वो सीजीआई की बेंच थी जिसने फटकार लगाई कि आप आधा सच बता रहे हैं। यानी डीआरआई ने नोटिस किया था अडानी को, लेकिन फिर सेबी ने जांच की और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दिया। फिर उस क्लीन चिट के खिलाफ अपील हुई ट्रिब्यूनल में, वहां भी अडानी को क्लीन चिट मिला। फिर उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नहीं, सब कुछ ठीक है और अडानी समूह ने गड़बड़ी नहीं की है। इस बात को प्रशांत भूषण पचा ले गए थे। यह बात जब सीजीआई के सामने आई तो सीजीआई नाराज हो गए और उन्होंने कहा प्रशांत भूषण से कि आप तो आधा सच बता रहे हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्यों मानी जाए। भाई ठीक है, उन्होंने किया, वो एक अलग मसला है, लेकिन हम जो सेबी जांच कर रही है उसको कैसे इग्नोर कर दें? हम अपनी संस्था पर भरोसा करें कि कोई विदेशी जो है वो एक रिपोर्ट बना देता और उस रिपोर्ट के आधार पर हम पूरा आसमान सर पर उठा लें? ये तो नहीं हो सकता है। और आप देखिए कि यही अडानी का मसला है जिसके बहाने कांग्रेस हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो पवन खेड़ा, या आप अरविंद केजरीवाल देखिए, संजय सिंह को देखिए, ये तमाम लोग घेरने पर आतुर थे। तो राहुल गांधी का तो मुद्दा ही छीन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहकर कि सेबी की जांच ठीक दिशा में जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ताना बाना 2002 से बुना जा रहा है। और इस बुनने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही है। यह जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उस समय बनी थी, उसका जब आप काला कारनामा सुनेंगे, कच्चा चिट्ठा सुनेंगे, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे।
और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किस तरह से कामकाज करती थी उस पर भी बात की जाए, और तब समझ में आएगा कि ये आज का षड्यंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 20-22 साल से षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र जो है वो 10 जनपद के इशारे पर चल रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में। तो अब ये जो चाहे पवन खेड़ा का मसला हो, इनको कोई राहत नहीं मिली, तीस्ता सीतलवाड़ का मसला हो, गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, या फिर अडानी वाला मसला हो जहां कांग्रेस और इकोसिस्टम को मुंह की खानी पड़ी, ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन अब कुछ चल नहीं रहा है। और ये ऐसे समय में एक्सपोज हो रहे हैं जब 2024 का चुनाव आसन्न है। तो जाहिर सी बात है, इससे इनका और इस इकोसिस्टम का चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।